वेलकम टू डॉक्टर अमित अकेडमी RAS। इस वीडियो में हम हमारे जो 100 टेस्ट की सीरीज चल रही है उसमें टेस्ट नंबर 23 का डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे RAS की तैयारी कर रहे हैं आने वाले मेंस के लिए उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और इनके जो बच्चे क्वेश्चन लिख के सबमिट कर रहे हैं उनके 24 आवर्स में इवेलुएट भी हो रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ AI टेक्नोलॉजी फ्रॉम द 1950s टू द प्रेजेंट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रिसेंट में न्यूज में है, पिछले 4-5 साल से काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो हम इसका इवोल्यूशन अगर बताना चाहें तो बिल्कुल बेसिक, जब ये प्रिमिटिव काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकते हो, धीरे धीरे इवोल्व हो रही थी और आज तक हम किस प्रकार से इसको इवोल्यूशन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप कहोगे कि एआई के बारे में बता सकते हो कि एआई हैज गॉन थ्रू मल्टीपल फेजेस सिंस इंसेप्शन। इसमें काफी सारे सेक्टर्स को इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। अगर आप बात करो 1950s और 60s, उस टाइम पर एलन ट्यूरिंग वगैरह ने जो ट्यूरिंग टेस्ट किया था तो उसमें मशीन की पहली बार मशीन्स की एबिलिटी देखी गई थी कि वो ह्यूमंस के जैसे सोच सकती हैं। तो वहां पर आप देखोगे लॉजिक थ्योरिस्ट या जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वो एक सिंबॉलिक रीजनिंग के रूप में इसको देखते हैं और रूल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप देखते हो। लेकिन 1970s 80s में इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया गया, फंडिंग कम कर दी गई, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि इससे इस पे इन्वेस्ट करने से ज्यादा कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। लेकिन आप यहां पर देखोगे दोबारा से जो 1990s आया तो उसमें मशीन लर्निंग को लेकर काफी डेवलपमेंट हुए। डेटा ड्रिवन अप्रोच की तरफ जाने लगे कि जो भी आप डेटा डेवलप कर रहे थे, मतलब कोई भी रेस्पॉन्स आ रहा था कंप्यूटर की तरफ से, वो प्री जो आपने सेट कर रखा है उसके हिसाब से ना होके डेटा को लर्न करके आ रहा था। तो यहां से आप कह सकते हो मशीन लर्निंग की शुरुआत होती है। और सबसे ब्रेक थ्रू आप मानते हो IBM का जो डीप ब्लू है। यहां पर उस टाइम के जो चेस के अच्छे खासे जाने माने प्लेयर थे, गैरी कैस्परो, उनको चेस में हरा दिया था IBM के डीप ब्लू ने। तो वहां से हमको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट हुआ कि भाई एआई किस प्रकार से ह्यूमन को भी बीट कर सकती है कुछ जगहों पर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज वहां पर दिखाने स्टार्ट कर दी। 2010 से लेके आज तक आप देख रहे हो कि जो डीप लर्निंग रेवोल्यूशन है वो बार बार आ रहा है। एडवांस न्यूरल नेटवर्क हम डेवलप कर रहे हैं। करंट में हमारे पास ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक है, एआई असिस्टेंट है, सिरी, एलेक्सा, ये किसी से नहीं छुपे हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन, माइनिंग, स्कैनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे हम बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सारे एग्जांपल आप बता सकते हो। अभी तो एआई जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में कह सकते हो या फिर सॉल्यूशन आपको, मतलब लिटरेचर में भी वो आ रहा है। हेल्थ केयर में भी आप ये कह सकते हो कि अर्ली जो डिजीज डायग्नोस्टिक है वो कर सकता है। तो यहाँ सारे जो इवोल्यूशंस हैं वो थ्योरेटिकल से लेके प्रैक्टिकल तक डेवलपमेंट हुआ है और एआई अभी भी मोस्ट सोफिस्टिकेटेडली और भी डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एआई इन हेल्थ केयर इंप्रूव डिजीज डायग्नोस्टिक एंड ड्रग डिलीवरी। तो इन दो चीज में आपको पूछा गया है कि एआई किस प्रकार से हेल्प कर सकता है डिजीज को डायग्नोस्टिक करने में और ड्रग डिलीवरी में। तो आप इंट्रोडक्शन में एआई के बारे में ही लिखोगे कि एआई जो एआई है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवोल्यूशनाइजिंग द हेल्थ केयर बाय एनहांसिंग डिजीज डायग्नोस्टिक वगैरह बताओ। अब दोनों को सेपरेटली बताओ कि भाई डिजीज डायग्नोस्टिक में एआई का क्या रोल है। नंबर वन, कि आपकी जो इमेजिंग है, डायग्नोस्टिक है, वो बहुत बढ़िया से कर सकता है। गूगल का जो डीप माइंड एआई हो गया, आई डिजीज होगी, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ये ह्यूमन जो रेडियोलॉजिस्ट है उनसे भी बेहतर इमेजिंग वगैरह दे रहे हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, मतलब आपको पहले ही बता देगा, जो जैसे कि डायबिटिक जिनके अंदर होने वाली है या चांसेस होने के, या हाई रिस्क पेशेंट है, तो अर्ली डिटेक्शन से हम उसको बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है जेब्रा मेडिकल विजन, तो ये हार्ट स्ट्रोक, हार्ट डिजीज के बारे में इमेजिंग करके आपको पहले से वार्न कर सकता है। ड्रग डिस्कवरी में आप देखोगे कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल रिसर्च, यहां पर एआई मॉडल से आप उस चीज को जल्दी बना सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड्स में आपको अधिक समय लगता था, लेकिन अब आप उसको जल्दी कर पाओगे। जैसे अभी आईबीएम का जो वॉटसन है ड्रग डिलीवरी के लिए, तो ये आपको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है किस प्रकार से उसका कैंसर में भी यूज किया गया है। एग्जाम्पल आप देखोगे जो कोविड-19 की वैक्सीन डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें जो वायरल जीनोम थे या उनको ड्रग के इंटरेक्शन कैसे होंगे, उन चीजों को इन्होंने बहुत जल्दी से करके और दवाई बनाने में हेल्प करी थी। तो इन कंक्लूजन, एआई इज एनहांसिंग द हेल्थ केयर बाय ऑफरिंग प्रिसाइज डिजीज डिटेक्शन एंड एक्सपेडाइटिंग द ड्रग डेवलपमेंट। मतलब आप डिजीज को प्रिसाइजली पकड़ सकते हो और जो ड्रग बनाने की जो प्रोसेस थी उसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर दिया, मतलब तेज कर दिया है।
और इससे क्या हुआ कि फास्ट मेडिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं और इम्प्रूव्ड पेशेंट केयर भी हो रहा है। तो ये काफी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है एआई का हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अर्बन प्लानिंग के ऊपर, या एआई का चिल्ड्रंस के ऊपर, या फिर जो वनरेबल सेक्शन है एआई वहां पे क्या क्या काम कर सकता है। Number three, analyze the impact of big data on e-commerce and how platform like Amazon and Flipkart use it for the personalized recommendations. तो बिग डेटा का ई कॉमर्स पर क्या इम्पैक्ट है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, ये किस प्रकार से पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देती हैं। तो बिग डेटा ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये आपको क्या देता है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस देता है, ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस देता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देता है। मान लो मैं एक कस्टमर हूं और मैं Amazon पे कोई चीज खरीद रहा हूं, तो AI can understand my preferences, my choices based on my search history, my जो order history है। मान लो मैं हूं, अगर मैं पसंद करता हूं आयुर्वेदिक चीजों को, मैं पसंद करता हूं हैंडीक्राफ्ट चीजों को, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को, तो मुझे बार बार वही चीज दिखाई जाएंगी जो लोकल ट्रेडर्स हैं, जो आयुर्वेदिक या ट्रेडिशनल चीजें बना रहे हैं। अगर मान लो मैं कोशिश करता हूं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को बाय करने की, तो मुझे बार बार वही दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एआई बिग डेटा एनालिस्ट करता है। किस प्रकार करता है? नंबर वन, डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा गैदर करते हैं, जिसमें आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, आपके परचेजिंग पैटर्न होते हैं, कस्टमर के रिव्यू होते हैं, और सोशल मीडिया एक्टिविटी। यहां तक आप सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हो, कहां घूमते हो, वो डेटा भी एनालाइज करके आपको एग्जांपल देगा। मान लो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री है कि बेस्ट जिम कहां पर है मेरे लोकेलिटी में, तो ये आपको अगले ही दिन या अगले कुछ घंटों में हो सकता है प्रोटीन के या हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऐड दिखाना स्टार्ट कर दे। चलो, तो अमेजन इस प्रकार का डेटा कलेक्ट करता है और आपको बेहतर डिलीवरी देता है। ये वैसे फायदेमंद भी होता है, लेकिन इससे हमारी प्राइवेसी भी हर्ट होती है। पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, अमेजन फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, इनके एल्गोरिथम सर्च करके आपको वही दिखाता है जो हमारे पर्सनल के हिसाब से टेलर्ड हो। मान लो डिस्काउंट दिखाना है, या फिर भाई दो खरीदने पे एक फ्री दे दिया जाएगा, या अर्ली डिलीवरी हो जाएगी, या कुछ भी हो, तो हमारे इंडिविजुअल के हिसाब से वो टेलर करके आपको दिखाएगा। मान लो मुझे खरीदना ही नहीं है आईपैड, और मुझे बार बार आईपैड के या एप्पल के चीजें दिखाई जा रही है, बट मैं पसंद करता हूं सैमसंग को, तो मुझे सैमसंग की चीजें दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो अमेजन का जो ये रिकमेंडेशंस है ये काफी मतलब कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस परचेज, ब्राउजिंग हिस्ट्री, और जो यूजर की रेटिंग्स हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें एक बेहतर प्राइस मिल पाता है, बेहतर प्रोडक्ट मिल पाता है, तो काफी सारे फायदे हैं। तो इसमें डायनेमिक प्राइसिंग भी हो सकती है। कई बार आपको क्या होता है कि प्राइस आपको कम भी दिखा देगा आपके हिसाब से। अगर आप देख रहे हो कि जैसे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं कोई फ्लाइट बुक करने जाता हूँ, मान लो मैंने फ्लाइट बुक करने का टाइम देख लिया, फ्लाइट देख मैंने बुक नहीं करी, तो मुझे 5 मिनट बाद मैसेज आएगा कि भाई इस फ्लाइट के प्राइस कम हो गए हैं, ये कूपन लगा लो, 20% ऑफ आपको दे देंगे। तो बार बार कोशिश करेंगे कि आप उस चीज को कंक्लूड में करो इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, कस्टमर का एनहेंस कर देगा एक्सपीरियंस। भाई आप देखोगे कि मान लो फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे है, तो मैं पास में किस प्रकार के शो, किस प्रकार की मूवी देखता हूं, मुझे उसी प्रकार की चीजें रिकमेंड में आने लगेंगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, मतलब यूजर को एनालाइज करके परचेजिंग पैटर्न को, कि इस एरिया में लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ट्रेंड वगैरह एनालिसिस करके कंपनी अपने इन्वेंट्री को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकती है। मान लो आप देख रहे हो कि अभी कोई त्योहार आने वाला है दिवाली का, तो लोग दिवाली पे किस प्रकार की चीजें खरीदते हैं, उन्हीं चीजों का स्टॉक भरा जाए। अभी नया साल आने वाला है, तो मान लो क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस की चीजें लोग खरीदेंगे, सेंटा क्लॉज और वो टाइप की जो जो भी चीज होती हैं। तो इस प्रकार इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करता है। तो इन कंक्लूजन हम क्या बोल देंगे कि बिग डेटा इज ए पाइवेटल रोल इन द पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस। ये आपके बिजनेस ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर देता है, सेल्स बढ़ा देता है, और आपकी एंगेजमेंट को बढ़ा देता है। बट देयर इज अ कंसर्न ऑफ डेटा ब्रीच, प्राइवेसी, राइट टू हमारा हाइड भी होना चाहिए। वी डोंट वांट कि हमारा डेटा किसी के पास जाए, हम क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, क्या पसंद करते हैं, हमारी परमिशन के बगैर किसी के पास जाए। इट कैन एक्ट अगेंस्ट अस आल्सो। नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई एथिकल डिसीजन मेकिंग इज क्रूशियल फॉर सिविल सर्वेंट विद रिसेंट एग्जांपल। तो जो एथिकल डिसीजन मेकिंग होती है वो सिविल सर्वेंट्स के लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये समझो कि भाई एथिकल डिसीजन मेकिंग होती क्या है। एथिकल डिसीजन मेकिंग होता है वेयर यू पुट योर सेल्फ इन ए पोजिशन वेयर यू कंसिडर others opinion, या where you consider, where you are loaded with the values such as integrity, sympathy, empathy, compassion,
ट्रांसपेरेंसी, ऐसी जब वैल्यूज से आप लोडेड होते हो तो यू कैन से योर डिसीजन इज एथिकल मेकिंग। तो आपके अंदर सिविल सर्वेंट्स के अंदर मतलब एथिकल डिसीजन मेकिंग क्यों होनी चाहिए? बिकॉज आप डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हो, तो आपके पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक राइट्स और गवर्नमेंट में ट्रस्ट बढ़ाता है। तो आप न जाने कितने लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकते हो, और इससे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन भी बढ़ती है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से डिसीजन में ये फायदा करता है। नंबर वन, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए इंटीग्रिटी और फेयरनेस की बहुत जरूरत है। अगर एथिकल डिसीजन आप लेते हो तो आप प्रिवेंट कर सकते हो करप्शन को, ट्रांसपेरेंसी को, है ना, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज उसको आप होल्ड कर सकते हो। मतलब आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, तो अगर इफ योर डिसीजंस आर एथिकली साउंड, तो इट एनहेंसेस द पब्लिक ट्रस्ट इन सिविल सर्वेंट्स, या गवर्नमेंट भी बोल सकते हो डायरेक्टली। एग्जाम्पल आप देखोगे अभी कोविड 19 में 2021 में क्या हुआ था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको काफी ये क्या बोलते हैं, एक प्रेशर फील हुआ ऑक्सीजन को लेके। इवन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को लूटने की कोशिश भी करी गई। तो यहां पर एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, एक राजेंद्र भारोद करके सर थे, आईएएस ऑफिसर थे महाराष्ट्र में, नंद दरबार करके जगह है वहां पर। तो उन्होंने पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट लगा के उस क्राइसिस को अवॉइड किया। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है कि इस प्रकार से कि प्रोएक्टिवली होके आप कोई चीज इंप्लीमेंट करते हो, यू कैन सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, और गवर्नमेंट में आपका ट्रस्ट भी बढ़ता है लोगों का। तो इन कंक्लूजन आप ये कहोगे कि एथिकल डिसीजन मेकिंग इज अ फंडामेंटल टू लाइफ सेविंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। और इसमें अगर आप फेलियर होते हो तो करप्शन होता है, इनएफिशिएंसी फैलती है, अनरेस्ट फैलता है, और ये हमारे सिविल सर्वेंट के लिए अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट में ट्रस्ट अच्छा नहीं है। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग इज ए यू कैन से फंडामेंटल थिंग टू द गवर्नेंस। What is ethical dilemma and how should a civil servant approach it with an example? तो ethical dilemma क्या होता है? इवन एक डायलेमा क्या होता है? डायलेमा एक ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है जब आपको टू और मोर देन टू ऑप्शंस में से कोई चूज करना हो, और चूजिंग अमंग देम इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप कोई भी चूज करो, यू वोंट सेटल इन ए सेटिस्फैक्टरी मैनर। मान लो ये हो गया कि मुझे अपने माँ और बाप में से एक को चुनना है, तो माँ बाप में से एक को चुना ही नहीं जा सकता। तो ये समझो कि भाई आपको एक तरफ पब्लिक को भी सपोर्ट करना है, एक तरफ गवर्नमेंट को भी देखना है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब एथिकल डायलेमा में आ जाते हो। तो एथिकल डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जब सिविल सर्वेंट फेस करता है टू और मोर कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन बट मोरली वैलिड ऑप्शंस। तो उसमें आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि मान लो एक सबसे फेमस एथिकल डायलेमा आता है पुली प्रॉब्लम, कि आप एक ट्रेन ट्रैक पर जा रही है और आप उसके ड्राइवर हो। एक ट्रैक पर मान लो चार लोग बैठे हुए हैं जिनको पता है कि यहाँ पर ट्रेन आने वाली है, और एक तरफ एक आदमी बैठा हुआ है जिसको पता है यहाँ पर ट्रेन नहीं आएगी। तो आप किसको बचाओगे? तो उसमें ये होता है कि भाई क्या मैं चार लोगों की जान बचाने के लिए उस एक इंसान को मार दूंगा? और दूसरा ये होता है कि भाई वो उस एक इंसान को पहले से पता है कि ट्रेन नहीं आएगी, तो ही इज नॉट रॉन्ग। लेकिन उन चार लोगों को पता है कि ट्रेन इसी पटरी पर आने वाली है, तो दे आर एट फॉल्ट। तो क्या हम एक इंसान की जान को कुर्बान कर देंगे चार को बचाने के लिए, रूल को तोड़ देंगे? तो बड़ा एथिकली आपको चैलेंजिंग हो जाता है। जब भी एथिकल डायलेमा फेस करता है सिविल सर्वेंट, ही और शी हैज टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स। नंबर वन, कि भाई वो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हो, क्या आपकी जो वैल्यूज हैं फाउंडेशन वैल्यू उससे अलाइन करता है। एक ये भी हो सकता है कि यूटिलिटेरियन अप्रोच होती है कि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम पीपल। तो अगर कोई भी आप एथिकल डायलेमा फेस करते हो, कैसे अप्रोच करोगे? सबसे पहले आपको स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने हैं कि आप कोई भी एक्शन लेने वाले हो, उसका कंसीक्वेंस क्या होगा, कितने लोगों पर आएगा। दूसरा, आपके जो एथिकल फ्रेमवर्क है, जस्टिस, यूटिलिटेरियनिज्म, ये उसका बेस्ट इंपैक्ट होना चाहिए। फिर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट भी देखते हो। कुछ चीजें शॉर्ट टर्म में अच्छी लगती है बट लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, एम्पैथी, कंसल्टेशन विद द सुपीरियर, ये भी आप देख सकते हो। जैसे 2023 में फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे असम में, तो वहां पर कुछ गांव वाले लोग जो फंस गए थे, तो पहले उनको बचाएं, या जो डैम वगैरह डैमेज होने वाला था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बचाएं। अब अगर हम लाइफ को नहीं बचाएंगे तो दे विल डाई। लेकिन अगर हमारी डैम वगैरह डैमेज हो गया तो इट कैन किल फर्दर मैनी लाइफ। तो शॉर्ट टर्म में तो आप इनको बचा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब अगर डैम को डैमेज पहुंच गया तो इट विल ब्रिंग न्यू डिजास्टर्स। तो एक सिविल सर्वेंट को यहां पर क्या करना पड़ता है? ही और शी हैज टू करेज, फेयरनेस, मोरल विजडम, और उसके सारे डिसीजन, ये सबसे मेन पॉइंट है
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से अलाइन करने चाहिए और मिनिमम हार्म करना चाहिए पब्लिक को। ठीक है, इस प्रकार से फैसला ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑन एथिकल डिसीजन मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन विद इन एन एग्जांपल। कि कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, उसका इंपैक्ट क्या होता है उसके कल्चर का एथिकल डिसीजन मेकिंग पर। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल कल्चर रखती है तो उसका इंपैक्ट भी अनएथिकल ही होगा। कोई ऐसी संस्था है जो वुमेन्स को रेस्पेक्ट नहीं करती है, एल्डरली को रेस्पेक्ट नहीं करती है, पब्लिक वेलफेयर को प्रायोरिटी में नहीं रखती है, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी उस तरह का ही दिखेगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है टाटा कंपनी। टाटा ने हमेशा ही लोगों की भलाई सोची और दे वर नोन फॉर देयर एथिकल बिहेवियर। कोरोना के दौरान भी सब कंपनियों ने जब अपने एम्प्लॉय की सैलरी काटी, टाटा ने इसमें उनकी सैलरी भी दी और उनको मतलब वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दिया। तो इस प्रकार से एथिकल जो आपका कल्चर होता है वो एथिकल डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड तो करता ही है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द एथिकल डिसीजन मेकिंग बाय शेपिंग द नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन, पीयर बिहेवियर, सब कुछ वहीं से होता है। तो मान लो दो प्रकार का कल्चर होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव कल्चर, एक होता है नेगेटिव कल्चर मतलब टॉक्सिक कल्चर। तो पॉजिटिव कल्चर जहां पर भी होगा वहां पर क्या चीज आपको दिखेंगी, ट्रांसपेरेंट होगा, अकाउंटेबिलिटी ड्रिवन होगा, एनकरेज करेगा इंटीग्रिटी के साथ काम करने के लोगों को। लेकिन जहां टॉक्सिक कल्चर होगा वहां करप्शन मिलेगा, ठीक है, वहां पर अनएथिकल प्रैक्टिस करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन रेलवेज में हम देखेंगे ई श्रीधरन, तो इन्होंने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाया था। तो डेस्पाइट इनके ऊपर काफी सारे आरोप लगने लगे, बट इन्होंने पंचुअलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अनएथिकल एथिकल कंडक्ट को काम करते हुए इस प्रोजेक्ट को समय से पहले कर दिया था विद द मतलब क्वालिटी। तो ये इंसान दिखाता है आपकी आपकी जो वर्क एथिक्स हैं किस प्रकार आपके कल्चर को मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस प्रकार एथिकल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट कर सकता है। आप नेगेटिव में देखोगे तो नेगेटिव में क्या होता है, अगर आपका बिहेवियर एथिकल नहीं है या आप एथिकल बिहेवियर को वैल्यू नहीं करते हो तो तो आपके एम्प्लॉय डीमोरलाइज होते हैं और वो इस प्रकार के जो कंडक्ट होते हैं वो फ्यूचर में जो जो इंसान सही से बिहेव कर रहा था, मान लो एक इंसान है वो टाइम से आता है टाइम से जाता है और उसको कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी है जो टाइम से नहीं आता या उसका वर्क एथिक्स भी अच्छा नहीं है, वो टाइम से काम पूरा नहीं करता और उसको भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, तो उसको लगता है कि मैं क्यों मतलब पिस रहा हूं। इस प्रकार से जो चीजें होती हैं, अगर एथिकल बिहेवियर को रिकॉग्नाइज ना किया जाए, रिवार्ड ना किया जाए, तो वो मोटिवेट कर सकता है आपको मिसकंडक्ट की तरफ। तो एथिकल बिहेवियर शुड बी वैल्यूड। तो इन कंक्लूजन हम कहेंगे नर्चरिंग ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर विद एथिकल लीडरशिप, क्लियर कंडक्ट कोड्स, अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है सिविल सर्वेंट्स के लिए और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आप एकेडमी के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आरएस मेंस के लिए 100 टेस्ट आपको मिलेंगे 5000 में और आप सारे टेस्ट आपके चेक होकर आपको मिलेंगे। यू यू विल हैव द पर्सनल नंबर ऑफ मेंटर्स, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि कहाँ पर मैं नंबर इंप्रूव कर सकता हूँ। तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। जय हिंद।